अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। महंगा पेट्रोल और बढ़ती महंगाई पाकिस्तानी अवाम का आजकल यही रोना है और इसी तनाजुर में हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव का फार्मूला नाफिज कर दिया है। इस फार्मूले के नफाज पर शदीद एतराज़ करने और हुकूमत के साथ डीलर्स मार्जिन में इजाफे के मुतालबे पर मामला तय न होने के बाद पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान कर रखा था। ताहम आज वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के साथ तफसीली मुलाकात के बाद पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की तरफ से हड़ताल की कॉल को मौखर करने का ऐलान सामने आया है। इसके साथ साथ अली परवेज़ मलिक ने यह भी ऐलान किया है कि डीलर्स मार्जिन का मामला वफाकी काबीना को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन ओहदेदारान को यह भी बताया गया है कि पेट्रोल की कीमतों का रोज़ाना तयन करने का फार्मूला आजमाइशी बुनियादों पर 15 रोज़ के लिए नाफिज किया गया है। क्या पेट्रोल पंप्स मालिकान के तालबात हुकूमत के साथ तय हो गए हैं और क्या नए प्राइसिंग फार्मूले पर इख्तलाफात दूर हो गए हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज वज़ीर पेट्रोलियम के साथ पेट्रोल पंप एसोसिएशन वालों की मुलाकात हुई, उसके बाद ये फैसला सामने आया कि आप लोगों ने हड़ताल जो है वो मौखर कर दी है। ऐसी क्या श्योरिटीज़ दी गई हैं आपको कि आप लोगों ने ये हड़ताल मौखर की है? जी, गलत बात है। हमारी हड़ताल जो है ना शट डाउन जारी है। इंशाल्लाह रात को 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। ये मिस मैनेजमेंट की बात है, पता नहीं उन्होंने अपने साथ किसको खड़ा कर दिया। हम तो उधर थे ही नहीं है, तो कैसे मतलब ये कह सकता है? मतलब ये गलत बात है। ना उसके पास कोई ओहदा, ना कोई ओहदेदार हमारा, ना उसका एसोसिएशन से कोई ताल्लुक, तो ये कैसे जो है ना मुमकिन है? तो उनके साथ जो लोग उस वक्त खड़े हुए थे डीलर एसोसिएशन के, उस वक्त वो मौजूद थे वज़ीर पेट्रोलियम के साथ, उन्होंने कहा कि हमने हड़ताल खत्म कर दी है। नहीं, वो मतलब ऐसे शायद डीलर खड़े होंगे, लेकिन वो एसोसिएशन के कोई ओहदेदार नहीं है ना। राइट है, देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। जब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना कोई स्ट्राइक जो है ना वो नहीं मतलब होगी। तो यानी कि जो मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि हड़ताल खत्म हो गई है, पेट्रोल पंप जो ओनर्स हैं उन्होंने ये हड़ताल जो है वो खत्म कर दिया है, तो ये गलत खबर चल रही है। मीडिया वालों को चाहिए ना कि मतलब वो पहले कंफर्म तो कर लेना उसका चेयरमैन कौन है, वो चेयरमैन उसके साथ खड़ा था कि नहीं कर। यही तो बदकिस्मती है मीडिया में, सही कि वो अगला जो है ना देखता नहीं है। वो अपना अली परवेज मलिक आ गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये बातें की, ये कौन सा तरीका है? तो सर फिर आप वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे? क्या आप लोगों की आपस की कोई लड़ाई चल रही है कि आपकी मौजूदगी के बगैर कुछ लोग वहाँ जाके खड़े हो गए? नहीं, देखो ये तो कोई डीलर होंगे नहीं होंगे ये तो हमें नहीं मालूम। आप अगर हमें बताएंगे दिखाएंगे तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं। सही, तो फिर अब इन लोगों के खिलाफ आप कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि आप हमें ये खबर दे रहे हैं कि हड़ताल खत्म नहीं हुई, जबकि मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि हड़ताल खत्म हो गई है। नहीं, मैं इनके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता हूँ? मैं कोई, मेरे पास ऐसी चीज तो नहीं है। अगर वो अपने साथ किसी 2-4 बंदे को खड़ा कर दे, वो बोलता रहे, तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप फिर उन लोगों को डिसओन करते हैं, यानी कि उन लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं? जी 100% डिसओन करते हैं। तो सर अब ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल इंटैक्ट रहेगी जब तक आपके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे, जिसमें सर फहरिस्त यही आता है कि जो डीलर मार्जिन है वो बढ़ाया जाए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप 11 बजे हमारे जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन है वो हमें ज्वाइन करेगा। वो भी जो है ना मतलब शट डाउन, मतलब वो भी स्ट्राइक पे जाएंगी। सही। जो ऑयल टैंकर पूरे पाकिस्तान की जो उनकी एसोसिएशन है, वो मेरे ख्याल में 5 मिनट पहले उनसे बात होगी। कल इंशाल्लाह 11 बजे वो भी ऐलान करेंगे। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करे, क्योंकि ये कारोबार चलाना हमारे लिए मुश्किल है, मतलब ये मुमकिन ही नहीं है। तो उस सूरत में इंशाल्लाह हम अपने इस शटडाउन को जारी रखेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सूबों में हड़ताल होगी और कुछ सूबों में हड़ताल नहीं होगी? क्योंकि हमें आप लोगों में एक डिवीजन नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि हड़ताल होगी, जबकि कुछ लोग वजीर पेट्रोलियम के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हड़ताल नहीं होगी। तो क्या ऐसा होने जा रहा है कि यही तो गवर्नमेंट के जो है ना टैक्टिक्स होते हैं कि 2-4 को खड़ा करके अब मीडिया के अंदर एक ऐसी जो है ना वो हाई क्रिएट कर दे कि हड़ताल खत्म होगी, शटडाउन खत्म हो गया। तो ये गलत, देखो ये तो करता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। गवर्नमेंट का तो काम ही यही है।
देखो ना, उसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। कोई बंदा अपने साथ खड़ा कर दें और वो जो है ना वहाँ पे मीडिया पे बोलना शुरू कर दे, तो ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। ये तो चलता रहेगा, ये तो प्रोपेगंडे है ना, अफवाहें हैं, ये तो चलेगी, इसे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। तो सर ये तो फिर एक तरह से हड़ताल नाकाम होगी ना, कि जो आपके हामी ग्रुप्स हैं वो तो हड़ताल करेंगे और जो ग्रुप्स जो हैं इस आज गए हैं वजीर पेट्रोलियम के पास वो हड़ताल नहीं करेंगे, तो फिर ये इसको हम सक्सेसफुल हड़ताल तो नहीं कहेंगे। देखो ये सक्सेसफुल तो जब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेगा ना, ये उस वक्त ये बात कर सकते हैं। वक्त से पहले तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। मेरे ख्याल में इस वक्त ना आपको बात करनी चाहिए, मैं अगर आपको बात करूंगा तो भी गलत होंगे, आप बात करेंगे तो भी आप, वो तो आप एक अंदाजे लगा रहे हैं ना कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। तो मैं तो ज्यादा तो जो है ना मैं सही बात करने के हक में हूँ, ना तो प्रोपेगंडे ना अफवाहें, जो बिल्कुल स्ट्रेट बात होती हैं वो हम करते हैं, जो हमें समझ होती है कि वो झूठ भी नहीं होता। अभी जो मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ या इससे पहले जो मैंने गुफ्तगू की है, मैंने ये नहीं दिखाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये अब कल पता चल जाएगा, परसों तक पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें मतलब घबराने वाली बात ही नहीं है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे खड़े हैं। सर आप लोगों के लिए तो घबराने वाली बात नहीं, आवाम जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा। एक और चीज़ बताइएगा कि ये ज़रा मुझे क्लियर कर दें कि ये जो हड़ताल है इसकी वजह क्या है? क्या डीलर मार्जिन बढ़ाना है या कोई और वजह भी है? देखो ये जो डे बाई डे है, मेरे ख्याल में 3-4 दिन से हम इन्हीं बातों पे लगे हुए हैं कि डे बाई डे जो प्राइस चेंज है, फार्मूला वो गलत है और जो हमारा कमीशन है वो कम है, वो फिक्स है। हम चाहते हैं कि परसेंटेज में हो, वेरिएबल हो, जैसे रेट बढ़ेगा, रेट पैसे का बढ़ेगा, जो रनिंग कैपिटल है वो हमारा बढ़ जाता है तो हमारा कमीशन भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। इस वक्त यानी जो हमारा कमीशन है उस वक्त शायद ये रेट 100 120 है 90 रुपये, उस वक्त ये रेट थे, अभी 300 350 पे चला गया तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और आपका जो रनिंग कैपिटल है पंप चलाने के लिए अभी तो इतना पैसा लगता है कि वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो मतलब जो अभी शट डाउन हो रहा है ना, हम किसी को ये नहीं कहते कि शट डाउन करो, ने कहा यार हमसे कारोबार चलता नहीं है, कारोबार वैसे बंद है तो फिर फायदा क्या है। मार्केट में छोटी OMCs हैं वो ऑयल प्रोडक्ट देता नहीं है, OMC नहीं देता, सारा दिन तका के वो वैसे भी बंद है। 50-55% जो रूरल एरिया में वो तो वहाँ पे पंप बंद है ना। आप सिटी में आपको देख रहे हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे हाई क्रिएट होती है अगर एक पंप बंद हो जाए, तो इसलिए जो है ना इनको भी पता है कि रूरल एरिया में बेशक बंद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। सर एक और चीज़ बताइएगा, ये जो डेली प्राइसिंग फार्मूला है अभी हुकूमत ये कह रही है कि 15 दिन के लिए नाफिज किया जा रहा है और 15 दिन बाद इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अब ये जो 15 दिन में एक अजीब सी सूरत हाल होगी कि डेली कीमतें बढ़ेंगी, ये तो एक फिर आवाम के साथ एक वारदात डाली जा रही है। 15 दिन के बाद अब जो भी फार्मूला आएगा वो भी फिर किसके हक में आएगा ये तो हम भी नहीं जानते। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो हम इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन हमसे कोई ना तो बात करता है, पहले फैसले कर लेते हैं, फिर ये मसले क्यों पेश आते हैं। जब मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपके साथ बैठ जाऊंगा कि मैंने ये काम करना है, ये इस तरीके से करना है, इसमें आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात है, आपको भी मैं ये दूंगा, उसको भी दूंगा, उसको दें। देखो हकूक है, हर बंदे के कुछ ना कुछ हकूक होते हैं माशरे के अंदर, चाहे वो कारोबारी हकूक हैं चाहे वैसे माशरे के अंदर है, तो ये तो बातें पहले होनी चाहिए। अब ये लोग जो है ना पहले इम्प्लीमेंट करते हैं बाई फोर्स। आपको पता है कि जो बंदा गवर्नमेंट में होता है वो ताकत में होता है, वो अपनी मर्जी करता है, वो अपनी समझ रखता है, वो ये समझता है कि जो काम मैं करता हूँ ना मैं बिल्कुल अकल कुल हूँ, मेरे बगैर कोई बंदा नहीं है। तो जब फैसले कर लेते हैं उसका रिएक्शन आता है, फिर उनको समझ आती है कि यार ये तो गलत हो गया। यानी 1 2 4 10 बंदों के साथ जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको तो तकलीफ नहीं होती, उसका उस शोबे से ताल्लुक ही नहीं होता, वो मुलाजिम होता है, वो तनख्वाह लेता है, वो जो भी मुसीबत आती है आ जाए। अब इन्होंने जो है ना अपने आप को आवाम के उससे बचाने के लिए कि भाई अब ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो अब OMC कर रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ दिया, इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ दिया, फिर ओगरा खत्म हो गया, डीरेगुलेशन हो गया, नहीं हुआ। मतलब एक अजीब सी बात है, अजीब फार्मूला इन्होंने आपस में लगाया हुआ है, ना आवाम को समझे। अब रोज जो है ना आवाम लुट रही है, 7 रुपए 5 रुपए 35 पैसे कम कर देता है, ये किस तरह है, मौजूद ही नहीं है। 35 पैसे एक दिन कम कर दिया, अगले दिन 5 रुपए बढ़ा दिया। yes. तो जब बढ़ता है ना तो
फिर तो फौरन लगा, जब कम हो जाता है फिर वो कहता गुजारा करो, इस पे ले भी लगा लो, ये पब्लिक को डिलीवर ना करो। बहरहाल और देखो, हम आपके साथ बैठे हुए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये पूरा जो है ना आपके OMC या गवर्नमेंट, और मैं मीडिया को भी करता हूँ कि हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ गुफ्तगू करो। जो लोग इस बात पे खिलाफ है, देखो ना, हम मिडल मैन है, पेट्रोल पंप पे सबसे ज्यादा गुस्सा पब्लिक का निकलता है, क्योंकि वो MC को तो जानता नहीं है कि पीछे कौन बैठे हैं, गवर्नमेंट कौन बैठी है। वो तो बेचारे पंप वाले का, अगर उसके पास तेल नहीं भी है उसको गाली पड़ता है। मतलब बहुत सारे ऐसे मसाइल है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक के साथ हमारा ताल्लुक है, तो पब्लिक के साथ ताल्लुक होने की वजह से सबसे ज्यादा गालियां हमें पड़ती हैं। और वो ये समझते हैं कि ये लोग ऐसे काम करते हैं, होर्डिंग ये करते हैं। होर्डिंग तो कंपनियां करती हैं, हमारे 10-5 हजार से तो कुछ वैसे वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त रेट बढ़ रहा होता है इतनी हाई क्रिएट होती है, वो लोग भाग रहे होते हैं और वो मतलब अपना टैंकियां फुल करते हैं उस वक्त, तो हमारे पास तो कुछ बचता भी नहीं है। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि अली परवेज़ मलिक साहब तो कह रहे थे कि डीलर एसोसिएशंस को ओगरा के साथ बैठना पड़ेगा। हो सकता है आप ओगरा के साथ बैठें और जो मामलात हैं वो तय पा जाएं? अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन अभी तक तो हमें कोई इत्तला नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है कि कैबिनेट के पास भिजवाया गया है ये मामला डीलर्स मार्जिन के हवाले से, तो अगर ये चला जाता है और कैबिनेट आप लोगों की बात मान लेती है, तो फिर आप लोगों का क्या जो एक रद्द अमल है वो होगा? देखो, हमारा जो है ये ₹1.60 हमारा अप्रूव्ड हुआ है, इस ₹8.40 में या कितने हैं उसमें ये अप्रूव्ड हुआ है। अप्रूव्ड होके सब कुछ होके जब मीटिंग में चला गया, वजीर आजम ने कहा कि इसको नहीं देना, तो उनके पास पावर है, उसको ये हकूक का नहीं। पाकिस्तान में हकूक शकूक कोई चीज नहीं है, यहाँ पे ताकत चलता है कि किसी को जो है ना आप रगड़ा लगा सकते तो लगाओ, तो ये रगड़े लगाते रहे, फिर ये मसाइल तो आते हैं ना। जब देखो ना, हमें क्या जरूरत है शट डाउन करने की, आप हमें बताइए, इतना आसान काम है, हमें जरूरत क्या है? हम ये जो लोग समझते हैं आखिर नहीं, हमें गुजारा नहीं होता, हमें प्रॉब्लम होता है ना, तो हम इस बात पे मजबूर होते हैं या कारोबार छोड़ दें। सर, पिछले हफ्ते आपने कहा था कि हमारे पास बहुत कम जखीरा रह गया है पेट्रोल का, अभी कितना है हमारे पास? अभी देखो ना, मैंने आपको शायद या आपसे बात हुई थी कि नहीं, कि पीछे इनका जो है ना एक जो जहाज है वो आया था, तो अभी सिर्फ जो इन्होंने इजाजत दी इंपोर्ट की वो PSO को दी है, तो PSO ने कहा कि यार मैं तो अभी ये नहीं देता, और ये वो गवर्नमेंट के मसाइल हैं। वो उस वक्त शायद रास्ते में था या मतलब लंगर अंदाज था, तो अब वो आया, वो कितने कैपेसिटी का, कितने मेट्रिक टन का है, ये मुझे मालूम नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मौजूदा माशी हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये पेट्रोल की जो डेली प्राइसिंग फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया गया है हुकूमत की जानिब से, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसके जो माशी असरात होंगे वो आवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुजैन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। डेली प्राइसिंग, मैं हमेशा इन चीज़ों के फेवर में रहता हूँ और हमेशा चीज़ों की डी रेगुलेशन की फेवर में मैं रहूँगा, मगर इसके साथ कुछ चीज़ें टैग होती हैं, उनको भी गवर्नमेंट को फिर अमलदारी करवानी पड़ेगी, लाइक प्राइस कंट्रोल, स्टॉक के कोई यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई ना करे। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है, इसमें जो सबसे बड़े लूज़र हो रहे हैं, ओगरा की वेबसाइट पे आपने लिया होगा, दोनों दिन की आपने देखा होगा प्राइजेस दी हुई है, और आप देखेंगी तो वो दोनों दिन की प्राइजेस बड़ी अजीब सी आपको नज़र आएंगी कि पेट्रोल की आज जो कल रात की जो उन्होंने 6 दिन की एवरेज निकाल के दी है 195 है, और इवेंचुअल प्राइस आ रही है इसकी 320 रुपये। तो यानी 195 के अलावा अगर मैं एक्सपेंसेस को निकाल दूँ कोई 20 रुपए के करीब है, तो 215 के बाद जितना भी है गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, इसमें पेट्रोलियम लेवी है, कस्टम ड्यूटी है, कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, कार्बन लेवी है, ये सब चीज़ें हैं। और इसी तरीके से जब हम डीजल पे आते हैं, तो डीजल पे यही कल की जो एवरेज कॉस्ट है 245। सही, 245 के अलावा जो बाकी खर्चे हैं आप मिला लें, तो अगर जो बेसिक डिफरेंस है वो 50 रुपए का है बिटवीन द प्राइस ऑफ कराची पोर्ट पे जो प्राइस है वो पेट्रोल की 195 और डीजल की 245 है। सही।
मोटा फर्क जो है वो पेट्रोलियम लेवी का है कि पेट्रोल पे उन्होंने 80 रुपए पूरे कर दिए और डीजल पे उन्होंने 70 रुपए या कुछ 70 रुपए कुछ पैसे रखे हैं। तो ये एक फर्क हो गया। बट देखिए, इससे बढ़ के जो सबसे बड़ा फर्क है ना, देखिए आप 2000 पहले से एक हम फार्मूला 2001 से पहले हम एक फार्मूला होता था कि रिफाइनरी को हम कॉस्ट अलोकेट करते थे, और मुझे याद है कि मैं वो प्राइसिंग फार्मूले की हम ऑडिट भी किया करते थे नेशनल रिफाइनरी जाके। वो फार्मूला काफी हद तक रोबोस्ट था और हर रिफाइनरी का अपना एक फार्मूला था, उसके तहत वो बनाया जाता था, उसकी एवरेज ली जाती। 2001 के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपने किया कि जी हम प्लैट्स की जो रेट होता है दुबई से, सिंगापुर का जो इंडेक्स है उसका दुबई रेट से हम लेके चले गए। देखिए उसका नुकसान क्या हो रहा है हमें? उसका नुकसान ये हो रहा है कि रिफाइनरीज मोस्टली क्रूड ऑयल मंगा रही हैं, यहीं रिफाइन कर रही हैं, और यहाँ से रिफाइन करके उनको जो रेट मिल रहा है वो मिल रहा है ये क्या सुजैन, ये मिल रहा है इनको प्लाट्स का। 11 जनवरी का मैं ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ आपको, आपके प्रोग्राम के हवाले से, 11 जनवरी का जो एवरेज डिफरेंस था बिटवीन प्लाट्स और जो हमारी रिफाइनरियों ने अपने यहाँ क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसकी जो वेटेड एवरेज निकाली, उसका जो फर्क था पर बैरल $14 था। तो ये $14 रिफाइनरियों की जेब में गया है। सही। और उसमें अब ये फर्क जो है $3.1 रह गया है। बट ये आपने अलाउ क्यों किया? मैं ये कहता हूँ देखिए, एक आप पास ऑन करें मेरी कॉस्ट, बट उतनी कॉस्ट पास ऑन करें जितना मेरे ऊपर जायज है। आप ये फार्मूला चेंज करें, फार्मूला चेंज करने के बाद आपको कस्टम ड्यूटी को फिक्स करना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी को आप एक मतलब फिक्स कर लेंगे, चले जी 80 रुपए पर लीटर मैं लूंगी या लूंगा, चाहे रेट पेट्रोल का मेरा 200 रुपये हो कि 500। सर आपने वैसे ये जो दिहाड़ी की बात की है, यहाँ तो हर कोई दिहाड़ी लगा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी जो फार्मूला है ना वो किसी के पास नहीं है। फार्मूला पीएसओ निकालता है, रेट पीएसओ निकालता है, और ओगरा उसी को अडॉप्ट करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ओगरा तो बिल्कुल है और उनको कुछ नहीं पता। माजरत के साथ ये मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो हालात हैं वो देख लें आप। दुनिया की वाहिद कंट्री है जहाँ पर 70 से ज़्यादा OMCs हैं। दुनिया की वाहिद कंट्री है जहाँ पर पेपर पे लिखा हुआ है 42 OMCs हैं, और आप कभी मिल के जाके देखें तो हार्डली 10-12 OMCs के बोर्ड आपको नजर आएंगे। आप क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ चले PSO को छोड़ देना, आप हर OMC को कहेंगे अपना रेट लाओ, आप देना। आप ओगरा क्यों? ओगरा का काम होना चाहिए था प्राइस मैकेनिज्म, अगर एक निकलता है तो वो स्टॉक को चेक करे, उनको रेगुलेट करे कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग और नॉट, इनके साथ कोई और मसले हैं, गवर्नमेंट के इनके मसले उनको हल कराए, डीलर्स मार्जिन के मसले हल कराए, उनके मार्जिन को रेगुलेट कर ले। इसके अलावा ओगरा का काम होना ही नहीं चाहिए। आप देखें जितना आप रेगुलेट करेंगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा खराब होगा। ओवर रेगुलेशन भी बहुत खराब है, अंडर रेगुलेशन भी बहुत खराब है। म्यांमार अभी क्या है, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा फर्ज है, मैं आपको एक लाइसेंस लेता हूँ, मैं आपसे एक चीज़ तय करता हूँ, और तय करने के बाद मुझे उस चीज़ पे आपको मिलता है और उसी चीज़ को मैं कार्रवाई दूँ, उसकी रेगुलेशन ओगरा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं हो कि ओगरा बैठी हुई और हर चीज़ में अपने डाल रही है और वहाँ OMCs अपने स्टे ऑर्डर्स में चलता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये करेक्ट करनी पड़ेंगी। आज भी मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए प्लेट्स को आप हटा दें, प्लेट्स की जगह जो रिफाइनिंग का पुराना 2001 से पहले वाला फार्मूला था उसको लेके आए। और ये देखा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अलग कर रही है, पेट्रोलियम ओनर्स एसोसिएशन अलग कर रहे हैं। अब उन सबको अपने मार्जिन बढ़ा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने तो ये मार्जिन नहीं देने, ये मार्जिन तो आपने और मैंने जेब से देने। तो आप चाह क्या रहे हैं? पहले आप अच्छा सर, ये इस वक्त जो सिचुएशन है ना, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, और मेरा आपसे सवाल भी यही है कि आज अली परवेज़ मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पीछे डीलर एसोसिएशन ऑनर्स के कुछ जो ओहदेदारान थे वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम हड़ताल मौखर करते हैं। आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले हमारी बात हुई, जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जी हड़ताल जो है वो हर सूरत होगी। अब ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन का खमियाजा तो आवाम को ही भुगतना है ना। इस पे बताएं, आप क्या कहेंगे कि कन्फ्यूजन कहाँ लेके जा रही है सारे मामलात को?
देखिए कंफ्यूजन शुरू उस वक्त हो गई थी जब एक साथ 55 रुपए बढ़ा दिए गए थे। हम सब ने इनको एक एडवाइस की थी कि जी कि आप इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं और ग्रेजुअली कम भी की। अब उस वक्त ये अक्लो दानिश में नहीं है कि अगर करना ही था, इतनी मर्दानगी दिखानी थी तो उसी वक्त आप डेली प्राइस पे कर देते, ठीक है ना जी। और आज मुझे एक बात बताइए, एक पेट्रोलियम डीलर, आज मुझे बताएं पिछले 3 दिनों का आप एवरेज ले लें, पेट्रोलियम डीलर को नुकसान क्या हुआ है मुझे ये तो बता दे। वो उसको तो फायदा ही हुआ है, उसका तो इन्वेंट्री गेन बढ़ ही रहा है ना। अभी आप देखें ना पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा 5, 6, 11 रुपए आपके प्राइसेस बढ़ गई हैं, 9 से 11 रुपए प्राइस बढ़ गए, डीजल तो और भी बढ़ गया। तो आप मुझे बताइए इनको तो इन्वेंट्री गेन हुए ना, लॉस कौन सा हुआ है? और आप वो किस बात पे चला रहे हैं मुझे पहले बताइए। True. वो ये कहते हैं कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गम गम। तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की रेट का है, कहाँ है सूबाई प्राइस मैकेनिज्म? तो क्या आप ये अगर कोई भी एक ग्रुप ट्रेड बॉडी उसको जब मिनिस्टर खड़े रह के कहेंगे कि जी इनका कानूनी और आईनी हक है कि ये अपना प्रॉफिट मांगे, तो आप मुझे बताइए ना प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी? इसका तो सबसे फास्ट मूविंग टर्नओवर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है। आप मुझे बताइए। हाँ, कुछ रिमोट एरिया के पेट्रोल पंप्स हैं जिनको पेट्रोल लेट मिलता है, उनका उधर सही है कि जी हमने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, आज रेट कुछ और हो गया, हमें अगर कम हो जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। बिल्कुल उन चीजों को आप हैंडल करें। हर चीज में अगर आप हैंडल करने के लिए बैठ जाएंगे ना सुजैन, मेरा ख्याल है इस तरीके से आप आके अगर आप ये बात अब आके जस्टिफाई किया जा रहा था कि हम इनको इन्वेंट्री गेन क्यों दे रहे हैं, आके जस्टिफाई एडवाइजर साहब हमारे करते थे, कुछ हमारे मिनिस्टर साहब और एडवाइजर साहबान सब आगे करते थे कि जी जस्टिफाई किया जाए। क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं आप भाई? आप हकीकत बात में आपको आवाम ने इलेक्ट किया है, किसने इलेक्ट किया? वो आपका हिस्सा है जो पेट्रोलियम डीलर है। बट 14,000 और 27,000 मुझे कहते हैं, तो क्या 51,000 लोग और उनके साथ अगर फर्ज करें एक पेट्रोल पंप पे से 20-20 लोग भी काम कर रहे हैं तो 10 लाख हो। 10 लाख लोगों के आप 25 करोड़ आवाम पे 10 लाख को फौकियत दे रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ओएमसी का मार्जिन आपने ज्यादा दे दिया। आप प्लाट्स आप लेके बैठे हुए प्लाट्स को। आज आप मुझे बताइए कि ये मेन रिफाइनरीज क्यों रिफाइन नहीं करनी? उसके वो ये कि जो हमारा फर्नेस ऑयल आ रहा है उसका लॉस हो रहा है क्योंकि हमें इंटरनेशनल प्राइस में बेचना पड़ता है, क्योंकि हमने IMF से एक एग्रीमेंट किया है कि आपको एक क्लाइमेटिक सब्सिडी मिली है, क्लाइमेट उसके लिए फाइनेंसिंग मिली है, जिसके तहत आप अगर फर्नेस ऑयल से अगर आप बनाएंगे बिजली जिसके कैपेसिटी पेमेंट आप मुफ्ते में दे रहे हैं सारे IPPs को जिनके फर्नेस ऑयल में सही, उनसे अगर आप बनाएंगे तो अगर 82,000 रुपए टन फर्नेस ऑयल तो 82,000 रुपए टन आपको पेट्रोलियम लेवी लेनी पड़ेगी। तो आपने IMF से ये एग्रीमेंट किया। अब जब बारी आती है दूसरी जो पोल्यूशन फैलाने वाले हैं कोल वाले, उनके लिए तो आपने कोई ये कंडीशन नहीं रखवाई, ना IMF ने आपसे कंडीशन ये करवाई। तो ये क्या तजाद है आप मुझे बताइए। तो फिर आप कब तक और कहां तक जाना चाह रहे हैं मुझे ये सिर्फ बता दीजिए। आवाम तो सिर्फ पिस रही है, बल्कि मेरा सवाल भी आपसे यही है कि ये जो डेली प्राइसिंग फार्मूला है एज ए लेमैन, ये इस पे वो अली परवेज मलिक साहब ने आज कहा कि जी ये हमने एज ए ट्रायल रखा है, 15 दिन बाद जो है इसको रिवर्स कर लिया जाएगा। अब ये जो 15 दिन की आजमाइश होगी जिसमें डेली प्राइसेस बढ़ेंगी, ये आजमाइश तो आवाम के लिए है ना। मैं हद सकता हूँ इस बात पे कि आप उस दिन आप 4 दिन पहले की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें उसमें ये कितने अटल थे, मेरा ख्याल है सैटरडे थी, कितने अटल थे कि नहीं जी ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर आई। आज आप उस पर यू टर्न कर रहे हैं कि ये तो 15 दिन के लिए मैंने किए। बिल्कुल, तो ये पॉलिसी दिखाती है, आपका माइंड रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं यहाँ पर जंग हो रही है, मैं मानता हूं यहाँ पर के हालात कठिन है, मैं मानता हूं कि दुनिया की मईशत जो है भौचाल का शिकार है, आपकी मईशत भी भौचाल का शिकार है, बट कम से कम उसको मिटिगेट करने के लिए आपको कोई प्लानिंग तो देनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि यू वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, आपको नहीं मैं ये कर दूंगा, और राइट साइड ऑफ द बेड आप ये कहोगे ये कर दूंगा। ये कौन सी इकोनॉमी, कौन सी मैनेजमेंट है मुझे बता दीजिए। मैं डेली प्राइसिंग के फेवर में, मगर मैं क्या कह रहा हूँ बाकी चीजों को भी तो आप ठीक करें ना। आप करें, आप डीरेगुलेट कर दें, आप OMC को बोले आप कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन अगर OMC करती है तो हर OMC को करने दें, लेट देम कम्पीट।
और डीलर मार्जिन ये क्या है आप यार, ये हर दूसरे तीसरे साल ऐसे नहीं बढ़ाए जाते। इनका टर्नओवर क्या, इनकी इन्वेस्टमेंट क्या, आप उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चेक करवाएं ना। आप ऑडिटर से इनका स्टॉक चेक कराते हैं, बिल्कुल। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कराएं कि उनकी साल में कितनी इनकम हो रही है, कितनी लीटर बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट का इनका तो टैक्स भी फिक्स होता है। अब हर चीज में आप उनको एडवांटेज देंगे एट द कॉस्ट ऑफ अवाम। आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन आपने प्राइस बढ़ाई, आपने कहा जी हमारे लिए बहुत मसला है, हमने एडजस्टमेंट कर दी, 55 रुपए की आपने एडजस्टमेंट कर दी। फिर आपने बोला कि जी हम इसको जो है ना अपने जो तरक्याती बजट से कटौती करके हम आपको प्राइस डिफरेंशियल एडजस्टमेंट या कॉस्ट आप इसको रिवर्स करेंगे। आपने बोला जी 149 बिलियन हमने वहां दे दिया। फिर आपने कहा नहीं यार ये फ्लैट्स का फार्मूला ठीक नहीं है, हम जुबैल की एक्स रिफाइनरी का फार्मूला लेंगे। 8 दिन बाद आप उसको रिवर्स कर दिया। फिर आप फिर फ्लैट्स पे आ गए। फिर जब फ्लैट्स नीचे आया तो आप कंपैरिजन देने लगे थे कि फ्लैट्स अगर 92 का नहीं 76 का था तो ये रेट था, तो जिस दिन 76 का आ जाएगा तो पुराना वाला रेट मैं दे दूंगा, जंग से पहले वाला। ये सब चीजें आप आई वॉश ना करें। आप हमेशा पेट्रोलियम लेवी को ऊपर नीचे कर रहे हैं। आप हमेशा डीजल को आपने पहले बीच में सपोर्ट करके नीचे लेके आए और पेट्रोल को आप ऊपर लेके चले गए। तो ये कोई एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक आप बैठ जाएं, आप तय कर लें, आवाम को बता देंगे जी ये पेट्रोल में वहां पे गिरा रहे हैं, आप गिरा दें बिल्कुल, मगर कम से कम ये तो करें, फ्लैट्स को हटाएं। आप आरएफओ में ये जो क्लाइमेटिक फंडिंग की कथन है ये खत्म कराएं। आप सस्ती बिजली प्रोवाइड करें, कहीं ना कहीं तो आवाम को भी रिलीफ आप देना हमें। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रोज आपके प्रोग्रामों से मीडिया से चीख के इनकी डॉलर की वैल्यू मैंने नीचे रखवाई। अगर ना होती है तो आज 350 का डॉलर होता तो आवाम की अशर क्या होती है? सो ट्रू। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अशफाक तौला साहब का कहना था कि हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ में इबहाम की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ईरान अमरीका जंग अब एक ऐसे पेचीदा मोड़ पर पहुंच चुकी है कि जहां से कोई भी फरीक फ़िलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसी भी मुमकिना जंग बंदी से कबल दोनों फ़रीक़ैन अस्करी तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत बनाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान और कतर समेत दीगर सालसी ममालिक के ज़रिए ईरान और अमरीका के दरमियान 10 रोज़ा सीज़ फायर तजवीज़ ज़रूर सामने आई है और इसी तनाज़र में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्लामाबाद का अहम तरीन दौरा भी किया है। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक अभी तक दोनों ममालिक ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया है। इसके साथ साथ सऊदी अरब और हौज़ी बागियों का तनाज़ा भी शदीद होता दिखाई दे रहा है और हौज़ी बागियों की तंजीम ने सऊदी अरब की बंदरगाहों की नाकाबंदी की धमकी दे दी है। ईरान जंग में शिद्दत अब किस जानिब इशारा कर रही है और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इस सारे तनाज़े में मज़ीद कितनी पेचीदा होने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि उर्दन में मज़ीद 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान में हमलों की शिद्दत लाने के हवाले से कितना दबाव दिखाई दे रहा है और इस तनाज़र में अब ये सारा मामला मज़ीद कितना पेचीदा हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया सुजैन, आपने इन्वाइट किया है। देखिए प्रेशर तो दोनों तरफ है और बहुत अरसे से, और ख़ास तौर पर जब जंग के दौरान अपना प्रेशर होता है, जो पहले 40 दिन हुई, उसके बाद सीज़ फायर होकर एक MOU हुआ, उसका दोनों मुल्कों पर अपना अपना प्रेशर हो गया। और उस प्रेशर को निगेट करने के लिए और ऑप्टिकली साबित करने के लिए कि जंग ईरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जीता है और अमेरिका अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जीता है, तो ये अब पार्ट 2 हम देख रहे हैं। उसकी वजूहत अपनी अपनी हैं। मैं क्विकली कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि अमेरिका ने जिस तरह सीज़ फायर किया या MOU साइन किया तो अमेरिका पर बहुत प्रेशर था, और अभी जैसे आप कह रही हैं ये हालातों के पर व्यू है। उस वक्त प्रेशर ये था क्योंकि डाइवर्जेंस हुई उनकी इजराइल से पहली दफ़ा, तो मीडिया ने बहुत उनको क्रिटिसाइज किया। लोकल वैसे ही अनपॉपुलर जंग थी, ये एक प्रेशर बिल्ड हुआ। दूसरा, उन्होंने ये टेक्निक अपने पॉइंट से मिलिटरीली भी देखी कि किसी तरीके से हम एक जो पीस जो दरमियान में जो वक्त है उसको रीग्रुप, रीयूनाइट और रीफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मामेंट को भी, पर्सनल, ह्यूमन रिसोर्स को। उसके लिए एक और थर्ड उन्होंने डायमेंशन ये की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक न्यू नॉर्मल बना दें, ओमान के करीब से ट्रैफिक गुजार कर ईरान को ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारा जो मैनिफेस्टेशन या जारादारी तुम्हारी थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, वो तो नहीं रही। बिल्कुल, इसीलिए देखा कि ईरान ने हमले किए उन जहाज़ों पर जो ओमानी कोस्ट के करीब से गुजर रहे थे। ईरान ये चाहता था, और इनका ईरान की क्लियर है कि जितनी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की कर सकता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे लीवरेज मिलेगी बाद में जंग के बाद। सही। ये लेडर ऑफ एस्केलेशन आपने देखा ईरान ने दोबारा बढ़ाई। 3 डायमेंशन में बड़ी क्विकली कोशिश करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहे थे। एक, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का अल्टरनेट चाह रहे थे।
एक उन्होंने देखा, आपने बैक ऑफ किया, 36 बिलियन पहले कहा, फिर 24 बिलियन कहा, फिर 12 बिलियन कहा कि कंपनसेशन या जैसे रीबिल्ड देंगे, और फिर कहा हमने कुछ भी नहीं देना। तीसरा एक और जरूर एलिमेंट याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ईरान को भी हक है मिसाइल बनाए जैसे दूसरे मुल्कों को भी है। तो वक्ती तौर पर ईरान ये खुश हुआ कि शायद मेरी लेजिटिमेसी को मान लिया गया है, लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने बयान दिया कि हम किसी सूरत ईरान को मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं जाने देंगे आगे। तो मेरा ख्याल है 3 एपिसोड, एक वो जो रिलीज नहीं हुए पैसे, दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान का उन्होंने पैरेलल किया, तीसरा जब उन्होंने देखा कि ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान वो चाहता ही नहीं है कि मुझे मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो ईरान को ये महसूस हुआ कि अमेरिका गुड कॉप बैड कॉप कर रहा है। बिल्कुल। फिर ईरान को ये भी याद आया कि 2015 का JCPOA जिसका इंटरम एग्रीमेंट नवंबर 2013 में हो गया था, 25 महीने बाद दिसंबर 2015 में फाइनल एग्रीमेंट हुआ। उस 25 महीने के अंदर जितनी एफर्ट लगी उससे कम लगी प्रेसिडेंट ट्रंप को इसको बाहर फेंकने में। 36 महीने बाद उन्होंने इसको नल एंड वॉइड कर दिया इस एग्रीमेंट को। तो ईरान को सारा याद था। उसका इसलिए तो याद था कि उस वक्त इन्होंने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड रूस के हवाले कैस्पियन सी के जरिए रूस को दिया था, और उस वक्त भी सैंक्शन नहीं उठी। दिलचस्प बात यह है, तो ईरान ने रियलाइज किया है कि कुछ अरसे बाद ये ऑलमोस्ट लॉन मोइंग की तरह एक मशीन लाते हैं, हमारा घास ट्रिम करके चले जाते हैं, बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ऑयल। तो हर 5-10 साल बाद एक नए सदर से हम तबाही क्यों करवाएं? तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ईरान ने समझा कि ये गुड कॉप बैड कॉप मैं नहीं खेलने दूंगा। वो कह रहा है जितनी कीमत लेनी है अभी ले लो, जितनी डिस्ट्रक्शन करनी है अभी ले लो, और जितना मैं मार सकता हूँ, हिट बैक कर सकता हूँ। ईरान चाहता है कि वो लेडर ऑफ एस्केलेशन को इतना अपस्केल कर दे। आखिरी जुमला इसके ऊपर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का इलेक्शन बीच में आ जाए, यानी 2 महीने बाद नेतन्याहू का इलेक्शन है, 3-4 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन है। तो ईरान समझता है कि मैं ड्रैग करके जंग को इलेक्शन तक ले जाऊं और ये पॉलिटिकली हार के अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दूं, ताकि उनकी तारीख में लिखा जाए कि ईरान को आपने 5-10 साल नहीं 20-25 साल एंगेज नहीं करना। चिश्ती साहब, अब पाकिस्तान समेत दीगर सालिस ममालिक की तरफ से इब्तदाई तौर पर 10 रोज़ा सीज़ फायर की जो तजवीज़ सामने आई है, इस पर अमल दरामद के हवाले से क्या मुश्किलात हैं, और अमेरिका और ईरान दोनों के लिए इस सीज़ फायर से कबल अपनी अपनी अस्करी पोजीशन को मजबूत करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी थी। अमेरिकन भी ब्रीदिंग चाहता था। आप विजुलाइज करें कि नवंबर से अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ डिप्लॉयड थे, और अगर ये जून जुलाई चल रहा है तो 7-8 महीनों से वो बहरी जहाज भी फ्लोट कर रहे हैं, वो ट्रूप्स भी आउट स्टेशन डिप्लॉयड हैं। एग्जाइटी और वो जो डेटरेंस होती है, हर वक्त खौफ जो रहता है हमला होने का या पार्टिसिपेट करने का, वो एक बहुत ज़्यादा था। तो ईरान तो एक कॉज बेस कर रहा है। ईरान के पास एक न्यू फाउंड लीवरेज ये है कि अभी जो आयतुल्लाह खामनेई का जनाजा हुआ, मैं कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो उसके अंदर कुछ जर्नलिस्ट ने यहाँ तक लिखा कि हमने कुछ ईरानी सोगवारान से पूछा कि आप आयतुल्लाह खामनेई से इतनी मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने कहा हम खामनेई से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे जितनी अमेरिका से नफरत करते हैं या इजराइल से करते हैं। तो अब इमेजिन करें इस जंग के अंदर जो मुजतबा खामनेई है, उनको लेजिटिमेसी तब हासिल होगी कि इस जंग का कोई बहुत ही मीनिंगफुल एक प्राउड रिजल्ट या कल्मिनेशन एग्रीमेंट लेके ईरानी लोगों को गिफ्ट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनहेरिटेंसली तो वो बन गए हैं, जाहिर है सक्सेशन स्पिरिचुअल लीडर बन गए हैं, लेकिन वो बने हैं सक्सेशन की वजह से, वो बने हैं अपने खानदान, बीवी, बच्चे, बहन की कुर्बानी देने की वजह से। लेकिन जो अर्न करना है ना उन्हें आने वाले वक्तों में, और किस तरह सस्टेन करना है अपनी लीडरशिप को, वो डिपेंडेंट होगा कि कितना ईरान के लिए फेवरेबल उन्होंने एग्रीमेंट दिया। तो उन पर ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। दैट मींस एलिमेंट ऑफ रिवेंज, नफरत का एक एलिमेंट, एक सदमे का और एक बदला लेने का जो एलिमेंट है, वो चाहते हैं कि उसको भी कन्वर्ट किया जाए ताकि ईरानी लोगों को एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर कुछ पेश किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा सर, अब अमेरिका ने पूरा जोर लगाया कि आप नाए हुर्मस पर अपना कंट्रोल करें, लेकिन ईरान ने ऐसा लूप होल दिया ही नहीं कि वो कर सकें। अब इससे अमेरिकी पोजीशन कितनी कमज़ोर हो गई है और ईरान इसको किस तरह से मज़ीद एक्सप्लॉइट करेगा? देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरान ने तो किया ही, उसको तो न्यू फाउंड लीवरेज मिली गई थी, लेकिन जिस तरह इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने काउंटर किया पहले 40 दिनों में, काउंटर ब्लॉकेट करके, अभी भी दोबारा उन्होंने कहा हम काउंटर ब्लॉकेट भी कर रहे हैं और 20% टैक्स भी लेंगे। यानी दुनिया में दोनों मुल्कों ने डायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया कि इस जंग में जीतने या हारने का कोई क्राइटेरिया या कोई टेस्ट है तो वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। लोग न्यूक्लियर भूल गए, रेजिम चेंज भूल गए, प्रॉक्सी भूल गए, फुट ऑन ग्राउंड भूल गए। लोगों को याद रहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी किसके पास है, और वो ईरान को भी पता है कि अमेरिका की सेंसिटिविटी इसी में है, और ईरान को ये भी पता है कि ये मोस्ट अनपॉपुलर वॉर है। ईरान को ये भी पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो काफ़ी गिरी हुई है। पहली दफ़ा अमेरिका और इसराइल के डाइवर्जेंट हुए हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ईरान को ये भी पता है कल को दोबारा कन्वर्ज कर जाएंगे।
मैं सब कुछ ईरान के हक में कहने से नहीं जाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन भी मैं करता चलूं। जब आप लेटर ऑफ एस्केलेशन बाज़ मिसरीड करते हैं तो बैकफायर भी कर देती है। खासतौर पर ईरान ने जिस तरह नेबर मुल्कों में दोबारा हमले किए हैं, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो पहले हुआ था क्रिएट, पिछली दफा जब 40 दिनों में हमले हुए थे, तो उसको ब्रिज करने का टाइम था। लेकिन ईरान शायद समझता है कि अगर अमेरिका किसी स्ट्रैटेजी को मेरे दोस्तों के पीछे छुप कर आए तो मैं तब भी उनको भी निशाना बनाऊंगा, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, वो इक्वली काउंट कर रहा है। ये उनकी स्ट्रैटेजी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सही। अच्छा सर, अब एक इशू तो जो हमने डिस्कस कर लिया, एक और इशू है कि सऊदी अरब और ये यमनी होजीज़ जो हैं, इनके जो बागी हैं, इनका तनाज़ा भी बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब इस स्टेज पर सऊदी अरब और जो होजियों का तनाज़ा है, ये मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल के हवाले से क्या बता रहा है, जबकि पाकिस्तान ने भी होजी बागियों को खबरदार कर दिया है। देखिए, हौजी बागियों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इफेक्टिवली ब्लॉक किया, उस तरह ब्लॉक कर सके और इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज कर सके। होता क्या है, जो इंटरनेशनल शिपिंग होती है, इसके अंदर एक एलिमेंट काउंट होता है कि जब शिपिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे वामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो शिपिंग लाइन के ओनर्स होते हैं वो किसी वॉर जोन में नहीं भेजते हैं, नंबर 1, अपना शिप ज़ाहिर लूज करने के या डिस्ट्रॉय करने। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस ही नहीं देती ऑलमोस्ट, अगर देती हैं तो इतनी महंगी देते हैं कि आपको वो प्रोजेक्ट या वो ट्रांजिट जो है नेविगेशन की, वो वायबल नहीं लगती। तीसरा, आपका क्रू रिफ्यूज कर देता है, जो शिप का होता है वो समझता है कि मैं अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं। तो ये उससे ये क्योंकि ट्रैफिक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, शिपमेंट की तादाद रुक जाती है, तो शायद देखने वाले को या आउटसाइड वर्ल्ड को या मीडिया को ये लगता है कि हूथीज जो है वो इफेक्टिव बहुत है। वो इफेक्टिव नहीं होते, वो 100 में से शायद 3 जहाज़ों को टारगेट करें, लेकिन 97 पीछे पुश बैक कर लेंगे या पुल बैक कर लेंगे विद द परसेप्शन कि वो ये नुकसान जिसका मैंने अभी अर्ज किया वो नहीं उठाना चाहते। तो वो अपरेंटली आपको कामयाब लगते हैं, लेकिन हौथियों की किसी सूरत भी ईरान जैसी कैपेसिटी, रिजॉल्व और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग भी नहीं है जिस तरह ईरान की है। अपने ऑल कोस्टल एयर बेसिस स्टेशंस और टनल्स को, रॉकी माउंटेन्स को उन्होंने ऑलमोस्ट एयर बेसिस की तरफ कन्वर्ट किया हुआ और वहीं से वो हमले करते हैं। यूसीज की स्ट्रेटेजिक पोजीशन उस तरह नहीं है, लेकिन खौफ पैदा करके पॉसिबली है कि वो इंटरप्ट कर सके शिपमेंट को। सही। अच्छा चिश्ती साहब, एक और चीज़ बताएं कि बहरीन, कुवैत और उर्दन में ताज़ा तरीन ईरानी हमलों की जद में आने के बाद खलीजी ममालिक के लिए थ्रेशोल्ड कितना नीचे आ गया है? डेफिनेटली बहुत नीचे आया है, और उसकी मेन वजह यही है, जिस तरह हम कई दफ़ा शायद पहले भी एक दफ़ा मैंने बात की थी कि ये ब्रिज करने का टाइम था, क्योंकि ईरान अगर प्रोहिबिटिव कॉस्ट इन पर इम्पोज करेगा तो आपने देखा जंग के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन मुल्कों के ऊपर, उनकी हुकूमतों और लीडर्स के ऊपर। डोमेस्टिकली ज़ाहिर मीडिया उस तरह रिपोर्ट नहीं कर सकता जिस तरह व्हाटएवर उनके पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हमें पता है कि बहुत प्रेशर था। नंबर 1, ये टाइम वैसे तो ब्रिज करने का था, गैप था कि ईरान ये उन दोस्त ममालिक, अरब ममालिक को ये कह सके कि मैंने मजबूरन आप पर हमले किए, जो उसने जंग के दौरान कहा भी था। अगर ईरान इनको इसी तरह की एक कॉस्ट इम्पोज करता रहता है, डिटरेंस क्रिएट करता रहता है, पब्लिक की सेंटिमेंट्स के खेलता है, तो उसका नुकसान ये फिर होता है कि इन ममालिक के पास चॉइस ही नहीं रहेगी सिवाय इसके कि ये वापस अमेरिका के पास चले जाएं और अमेरिका से रुजू करें और कहें कि हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। और जब ये ममालिक अमेरिका के पास वापस जाएंगे, उसका मतलब यह है कि ईरान के पास, इजराइल के पास वापस चले गए। सही। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था खालिद चिश्ती साहब का ईरान US तनाज़े के हवाले से तफसीली तज्ज़िया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।